नाज़रीन रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। पार्लिमान के फ्लोर के ऊपर जो मैंने बहस सुनी, बड़ा लुत्फ़ आया, बड़ा मज़ा आया। अवामी मसाइल पता नहीं कहाँ गए, गो बेबी गो के नारे लगते रहे, क्यों निकाला की सदा फिर से सुनाई दी। एक वज़ीर चला गया, दूसरा वज़ीर आ गया, कोई रूठे को मना रहा है, गरीब भूखा ही सो रहा है। बेरोज़गार के रोज़गार का इंतज़ाम नहीं हुआ, कारोबारी लागत में दिन ब दिन इजाफा, महंगाई पे कोई काबू नहीं। लेकिन पार्लिमान के फ्लोर पे क्या बातें हो रही हैं, गो बेबी गो, गो बेबी गो। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बात ये है कि ज़रा आवाम की जानिब भी देखो, ज़रा गरीबों की जानिब भी देखो। आप लोग अपने दौरे लगाकर दूसरे ममालिक से आ जाते हो, दुनिया का जोग्राफिया भी तब्दील कर देते हो। मैं इमरान खान साहब का बहुत एहतराम करता हूँ, मेरे ख्याल से ये कोई बहस तलब चीज़ नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि जापान कहाँ है और जर्मनी कहाँ है। अगर बंदे से ज़ुबान से अगर किसी की गलती हो जाती है तो उसको पकड़ के ना बैठ जाओ, वरना फिर एक दूसरे की गलतियाँ ही पकड़ते रहोगे। ऐब तलाश ना करो, सलूशन तलाश करो। सलूशन कहाँ है? बोल रहे हैं अब एमनेस्टी स्कीम लाएंगे, अब नया लाएँ। सुनो बोल रहे हैं अब नई एमनेस्टी स्कीम लाएंगे। आज मैंने मेहमान भी ऐसा बुलाया जो इस मौजू पर बात करेगा और खुल के बात करेगा। बात ये है, एमनेस्टी स्कीम इस सोच के लाए हैं कि जनाबे वाला सुपर रिच को रिलीफ देंगे। क्यों भाई, सुपर रिच को क्यों रिलीफ दोगे? हमें दो ना रिलीफ, अवाम को रिलीफ दो, अवाम को ईजी लाइफ दो, अवाम के लिए आसानियां पैदा करो। अगर अवाम डॉक्यूमेंटेड अभी तक नहीं हुई तो अवाम के लिए इतनी आसानी पैदा कर दो, जो शख्स 5 करोड़ से कम कैश रखता है मजमूई तौर पर, उसको 0% पेनल्टी के अंदर उसको अलाउ कर दो कि वो सिस्टम में दाखिल। क्या खराबी इसमें कोई खराबी नहीं है। 100 करोड़ वाले को कह रहे हो कि हाँ गेट आउट ऑफ जेल कार्ड फ्री हैं, और जो आदमी मुतवस्सित, नीम मुतवस्सित, अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाला, उसके लिए सख्तियां। क्यों भाई, तेरा बच्चा अच्छे स्कूल में क्यों पढ़ रहा है? नहीं पढ़ना चाहिए। तेरा बच्चा अमेरिका में क्यों पढ़ रहा है? मत पढ़। और मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां, बाहर का सफ़र क्यों कर रहा है? मत कर। भाई इन लोगों को भी ले आओ मेन स्ट्रीम के अंदर, इनको मिनिमम पेनल्टी पे लाओ, और जो सुपर रिच हैं उनकी कोई ना कोई तो यार गड़बड़ होगी। आप मुझे बताओ, अगर कोई अरबों रुपया इस मुल्क से बाहर ले गया तो कोई तो बात होगी। तो मेरी बात ज़रा गौर से समझिएगा, यह कोई CID, CIA, FIA का केस नहीं है, ये सीधा साधा मामला है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। सर दोबारा से बाज़गश्त है और नवा आया है सोनिया, एक नई एमनेस्टी स्कीम लेकर आ रहे हैं। आपने पिछली मरतबा एमनेस्टी स्कीम के मुतालिक अपनी राय का खुल के इज़हार किया था। ये क्या बात है, एमनेस्टी स्कीम के पीछे लगे हुए, बार बार उसे ला रहे हैं, क्या है इसके पीछे राज क्या है, मुझे बताएं आप जी। देखिए, पाकिस्तान जो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर चुका है। इस अरसे में इतनी ज़्यादा टैक्स एमनेस्टी स्कीमें, इतनी कम शरह टैक्स दुनिया में कहीं नहीं आई जितनी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो मदीना की रियासत बनने जा रहा है, वो ला चुके हैं। अब टैक्स एमनेस्टी है क्या? वो ये है कि जो आदमी अप्लाई करता है टैक्स एमनेस्टी में, वही कहता है मैंने चोर हूँ, मैंने टैक्स चोरी की है, मैंने रिश्वत ली है, मैंने ड्रग का काम किया है, मैंने पैसे बाहर मुंतकिल किए हैं। आप मुझे से मामूली टैक्स ले लें और मेरा केस क्लोज़ कर दें, उसके बाद जो फिर कुछ अर्से के बाद अगली आएगी, उसमें इस दौरान जो पैसा मेरा जमा हुआ होगा मैं वहाँ ले लूँगा। तो अगर ये है तो क्या पाकिस्तान में हर हुकूमत अपना बुनियादी फ़र्ज़ ये समझती है कि टैक्स चोरी करने वालों को, कौमी दौलत लूटने वालों को टैक्स? हमें चंद लम्हात के लिए आपको रोकना पड़ेगा। असद उमर साहब जो है असेंबली के फ्लोर पे आ गए, पता नहीं क्या बात करने लगे हैं। आए चल के सुनते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। फिल्में मैंने बड़ी देखी हैं, एकदम शेर बना होता है जो भी एक्टर होता है, उसके हाथ में जब हथियार होता है, हथियार छिन जाए तो कैसे हीरो के आगे मिन्नतें करता है, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई। खैर, इस मौजू से थोड़ी हट के बात करते हैं। असद उमर साहब इस वक्त फ्लोर पे मौजूद थे पार्लियामेंट के, और बड़ी धुआंधार तकरीर कर रहे थे और माजी की हुकूमतों की माशी पॉलिसियों पर
तनकीद कर रहे थे और अपने दौर का दिफा कर रहे थे। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, अचानक ये क्या वजह होती है कि ओहदा छिन जाए तो इंसानियत, अखलाकियात सब याद आ जाती हैं? जब हुकूमत में थे तो ना तो अवाम की गुर्बत दिखाई दी, जब ओहदा था पास तो ना लोगों की बेबसी दिखाई दी, ना बेरोज़गारी दिखाई दी, अब सब दिखाई दे रहा है, क्या वजह? और आ गए सिंपैथी लूटने के लिए। जी, वो अपनी नाकामी को डिफेंड कर रहे थे, और जब उन्होंने ये कहा कि जी पीपल्स पार्टी के दौर में अफरात ज़र इतना हो गया, बजट खसारा इतना हो गया, तो मैं ये सोच रहा था कि NFC अवार्ड जब आया था तो पहला वफाकी बजट किसने पेश किया था और उसके बाद का अगला किसने पेश किया था? बजट खसारा जो बढ़ा था वो किसके दौर में बढ़ा था? वो थे डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख जी। क्या बजट खसारा 10-11 का बहुत ज़्यादा नहीं था? क्या उससे अगले साल का बहुत ज़्यादा नहीं था? क्या कर्जे बहुत तेज़ी से नहीं बढ़े? क्या वही तो कह रहे हैं, आप समझ नहीं रहे। नहीं तो वो अपनी पार्टी तो में कहना चाह रहे हैं अंदर से। डायरेक्ट बात करें ना, फिर अपने लीडर को पकड़ के बात करें कि जनाब आपने तो उसको लिया है जिसने कि KSC का प्राइवेटाइजेशन करके कराची के 2 करोड़ आदमी को तबाह कर दिया मुशर्रफ के दौर में। इनको हटाने का, असद उमर साहब को हटाने का फैसला इमरान खान साहब का दुरुस्त था? ये बताओ। देखिए बात ये थी कि नया बंदा कौन लगाया उसका भी पूछता हूं। नहीं, मैं आपसे अर्ज कर दूं, ये असद उमर साहब के ज़माने में मईशत तबाह हुई, मगर उसकी जिम्मेदारी वफाकी काबीना और प्राइम मिनिस्टर पर आयद होती है कि जो गलत फैसले हुए वो तो उन्होंने एंडोर्स किए। अगर IMF के पास जाने में ताख़ीर की जबकि जाना था तो वो तो कैबिनेट ने किया। अगर आपने बिजली पेट्रोल के नर्ख बढ़ाए, इसलिए बढ़ाए कि आपने जो 100 रोज़ के अंदर टैक्सों की पॉलिसी लानी थी वो आप नहीं लेकर आए। आपने जो कहा था FBR में हम एक डायनामिक आदमी लेके आएंगे, वो नहीं लेके आए। तो जो नाकामियाँ वफाकी काबीना की और प्राइम मिनिस्टर की थी वो सारी उन्होंने इनके खाते में डाल दी। प्राइम मिनिस्टर ने ये पोर्टफोलियो फाइनेंस का असद उमर के हवाले किया था क्योंकि ये उनकी पार्टी के सुकरात और जनाब अरस्तू ये तमाम तस्वर किए जाते थे और इन्हें समझा जाता था क्योंकि ये CEO रहे हैं एक मल्टी नेशनल लाइक कंपनी के, तो इसलिए ये बहुत ही कामयाब किस्म के वज़ीर ख़जाना होंगे। देखें सारी क्वालिटियाँ इनमें थी, अंग्रेज़ी अच्छी बोलते हैं, मुकर्रर भी अच्छे हैं। यही चीज़ चाहिए होती है फाइनेंस मिनिस्टर के लिए। गरीब का दिल में दर्द या मईशत का इल्म तो होना ज़रूरी नहीं है ना। ये तो मानेंगे, आपके नहीं मानेंगे। आप दिल पे हाथ रख के मुझे बताएं, पाकिस्तान में लोग किस चीज़ से इंप्रेस होते हैं? टेढ़ा मुँह करके इंग्लिश बोले, फिर उसके बाद लोग कहते हैं ओह वेरी गुड, और जो है वो थोड़ा बाबू बन के ऑरेटरी स्किल्स जिसके अच्छे हों, मुकर्रर अच्छा, उसी से इंप्रेस होते हैं, भले उसको आता कुछ भी ना हो। बता दें, गलत बोल रहा हूँ तो बता दें। नहीं, बात यह है कि जब आप बिजली के नर्ख बढ़ाएंगे, गैस के नर्ख बढ़ाएंगे, 3.9% अफरात ज़र थी पिछले माली साल में, अब ये 9.4 हो गई, तो ऐसी अंग्रेज़ी को मैं क्या करूँ? मैं जो बार बार बात कह रहा हूँ कि मईशत तबाह हुई, 52% FDI गिर गया, टैक्सों की वसूली के इजाफे की शरह गिर गई, मईशत की शरह नमू गिर गई, गुर्बत बढ़ गई, बेरोज़गारी बढ़ गई। इस नाकामी में वफाकी काबीना और प्राइम मिनिस्टर इन फैसलों में शरीक थे क्योंकि उन्होंने अपने उस पर अमल नहीं किया। उन्होंने हटा दिया ना बंदे को, अपनी गलती मान ली और हटा दिया बंदे को। उन्होंने बोला काम नहीं कर रहा, खत्म, नई पॉलिसी लाओ। नहीं, नई पॉलिसी तो नहीं आएगी, ये तो मैं आपको बता दूं, इसलिए कि वही पॉलिसी आएगी जिसमें 2010-11 में बजट आया। बंदा नई लबदा, उसकी वजह ये है क्योंकि अल्टरनेट क्या थे, या तो डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख थे या डॉक्टर अब्दुल हफीज़ पाशा थे। मतलब मैं आपके सामने अल्टरनेट रख रहा हूं ना, यही अल्टरनेट नहीं, अल्टरनेट या फिर शौकत तरीन थे। और कौन सा अल्टरनेट था सर? एक और अल्टरनेट था। कुरैशी साहब इंतकाल कर चुके हैं, मोइन कुरैशी साहब अमेरिका वाले। अब कौन अल्टरनेट रह गया? आपको तो बंदा ही कोई नहीं। अल्टरनेट ये था कि आप वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट को और सबको ला के बैठा दें, वो अगर नाकाम नहीं होता मुझसे कहिए। जब आप ये कहते हैं कि जी मैं टैक्स चोरों को एमनेस्टी दूंगा, मैं एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं लगाऊंगा, मैं प्रॉपर्टी पर तो टैक्स। इमरान ने तो मुस्तरद कर दिया ना, उसने उठा के बार किया कि मैं नहीं दूंगा एमनेस्टी। इमरान खान ने तो बोला मैं नहीं। बिल्कुल मैं आपको लिख के देता हूं, एमनेस्टी आ रही है। काबीना के अंदर इमरान खान साहब ने मुस्तरद कर दिया, मुअख्खर हो गया। काबीना में तो ये भी मुस्तरद हुआ था कि अवाम दुश्मन पॉलिसी नहीं बनेंगी, फिर बना दी। फिर ये भी मुस्तरद हुआ था कि कर्जे जो लिए जाते हैं लूटने के लिए लिए जाते हैं। इस साल जो कर्जे लिए गए हैं वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा हैं। तो फिर तो आपने तो कहा था कर्जे लूटे गए। कर्जे जो पीपल्स पार्टी के दौर में तबाह हुए थे, हफीज़ शेख वज़ीर ख़जाना नहीं थे क्या? PTCL की निष्कारी में जो आज तक पैसे नहीं मिले, हफीज़ शेख साहब का किरदार नहीं था क्या? KSC का इन्होंने निष्कारी नहीं की जो आज मैं भुगत रहा हूँ? ये बात आप छोड़ दीजिए। ये सारे फैसले क्यों हुए मैं बता देता हूँ। डॉलर और इक़्तिदार,
तीसरा कोई मकसद ही नहीं है। डॉलर अमेरिका से मिले, IMF से मिले, वर्ल्ड बैंक से मिले, तो वो अब्दुल हफीज शेख ले आएंगे, पहले भी लाए थे। और नहीं तो असद उमर क्या बड़ा दोस्त था अवाम का, उसने इतना अरसा क्या किया? उसने भी तो सर इसी तरह की हरकतें की ना जो मुश्किल पड़ गई। नहीं, तो अच्छा है डॉलर पकड़ लो, फिर अगर अवाम को नहीं, सुकून देखिए, मिलेगा तो ले लो डॉलर। बड़ा फर्क हो गया, बड़ा फर्क हो गया। वही फर्क ये हुआ कि असद उमर ने एग्रीमेंट फाइनलाइज कर लिया, ठीक है, आपने उसको निकाल दिया। अब जब कि वो पैसे मिलने शुरू होने वाले थे, किस्तें आने वाली थी, का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का वो दबाव ख़त्म होने वाला था, क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी मिलना है, तो आपने उसको ला के बैठा दिया, सारी कामयाबियां उसके खाते में डालेंगी। एक और, अब पीपल्स पार्टी जो है उसको क्रिटिसाइज नहीं करेगी उसकी पॉलिसियों को, क्योंकि वही काम वो पहले भी कर चुका है। इन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला है। इन्होंने हफीज शेख को, जो मुशर्रफ के सपोर्टर्स हैं वो भी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, पीपल्स पार्टी वाले भी नहीं करेंगे। मुशर्रफ के तो सर सपोर्टर एक बस में आ जाते हैं टोटल। नहीं, एक बस खड़ी कर लें, पूरी बस के अंदर मुशर्रफ के सपोर्टर्स आ जाएंगे। मैं माहिर मुशर्रफ साहब नाराज नहीं होना, दुबई में बैठ के आप देख रहे हो जो टीवी पे आके बात करते हैं, मैं इकोनॉमिस्ट में उनकी बात कर रहा हूँ, उनके लोग हैं, उनके हुकूमत में बैठे हुए हैं, इस हुकूमत में बैठे हुए हैं, इशरत हुसैन बैठे हुए हैं, ऐसी कोई बात सर नहीं वो है। JJUN है, यानी जो जिते उदय नाल पार्टी के लोग हैं, यकीन करें जो आएगा उसके साथ हो जाएंगे। मुशर्रफ को लग रहा था मेरी शख्सियत का कमाल है, यकीन करें सिर्फ उसके ओहदे का कमाल था। ओहदा गया तो आप देखें उसके अपने घर में भी लोग उसे पहचान नहीं रहे। शौकत अजीज साहब को फोटो दिखाई, बोला ये मुशर्रफ साहब की तस्वीर है, आप इसे जानते हैं? उन्होंने कहा मैं नहीं पहचाने। अब तो वो तो कहते हैं तो सर मफरूर ये है, लोग मुफाद परस्त नहीं, लोग वो तो होते हैं, कहते हैं इनको मुशर्रफ से क्या लगा? वो मफरूर है, अगर नहीं पहचानता तो मेरी जेब से क्या जाता है, वो तो मफरूर है पाकिस्तान से, ठीक है ना। मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ, डॉलर और इक़्तिदार, इस पर फैसले हुए हैं कि डॉलर अब ये लेकर आ जाएंगे, तेजी से शराइत मान लेंगे। ये बात आप दिल पे हाथ रख के मुझे सिर्फ एक बात बता दें, जो सवाल को आप अवॉइड कर रहे हैं, मुझे ये बताएं अल्टरनेटिव कौन है? अल्टरनेटिव ये था कि आप अपने मंशूर पे अमल करते थे, ये नहीं, बंदा किसको लाते? बंदा नहीं है। ये कामयाब हो जाता। मैं आपको लिख के देता हूँ, आप मेरी गुजारिश सुन लें। हाँ, मैं ये लिख के देने के लिए तैयार हूँ स्टैम्प पेपर पर, कि दोबारा मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूँ, मेरी बात आप गौर से सुन लें। अगर इमरान खान साहब अपने मंशूर पर 25% अमल करें तो असद उमर कामयाब तरीन वज़ीर ख़जाना होता। आप बात मान लीजिए, उन्होंने ये कहा था मैं 8,000 अरब रुपया टैक्स वसूल करके दिखाऊंगा, अगले साल तो आप 5,000 ले रहे हैं। अगर वो रिकॉर्ड पे बात की है, हो सकता है असद उमर साहब पार्लियामान से बाहर निकल के टीवी शो देखने के लिए आ जाएं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर हम मुंतज़िर कि मज़ीद मालूमात हमें मिलें, और अगर वो देख रहे हो तो उनको पता लग जाए कि मंशूर पे अमल होता तो मामला ठीक हो जाते। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि नए वज़ीर ख़जाना आ तो गए हैं, लेकिन क्या वो मामलात हल कर पाएंगे? डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब इसरार करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मंशूर पर 25% भी अगर अमल कर ले तो पाकिस्तान के माशी हालात कदरे बेहतर हो जाएंगे। क्या यही बात दुरुस्त है डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब जो आप कह रहे हैं? कम अज़ कम आपने कहा है 25% अगर अमल कर लिया जाए। जी बिलाशुबा उसकी वजह ये थी कि आप देखें ना कि इन्होंने, इमरान खान साहब ने कहा था जी मैं 8,000 अरब रुपये टैक्स करके जमा करके दिखाऊंगा, तो इस पर 4,000 है, तो 4,000 और 8,000 का डिफरेंस 4,000 है, उसका 25% इस साल ला के दिखा दें। नहीं किया उन्होंने। इस मंशूर बनाने की एक्सरसाइज में जो आदमी पेश था, आज तो उसको सियासत करने की भी इजाज़त नहीं। आप खुद वाकिफ़ हैं, मुझे नाम लेने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि वफाकी सतह पर, सूबाई सतह पर, मुल्की सियासत पर उस शख्स का बहुत असर है, लेकिन वो सियासत नहीं कर सकता, उसके हाथ बंधे हुए हैं। वो काबीना के इजलास में भी आता है तो बाकी लोग कहते हैं क्यों आया है ये। तो उसने मंशूर में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। तो मुझे बताएं कि अब किस तरह से आप उस शख्स की बात पर अमल करने कह रहे हैं कि जो तो अब सियासत भी नहीं कर सकता। इशारा आप समझ गए होंगे। अगर चाहें तो मजीद तफसील बता देता हूँ। जहांगीर खान तरीन साहब के मुतालिक बात कर रहा हूँ। मेरा ऐसा ख्याल है कि PTI का मंशूर बनाने में उनका बड़ा अहम किरदार रहा। जी, बात ये थी कि मंशूर जब बनाया जाता है, इस एतबार के साथ बनाया जाता है कि ये इलेक्शन कैंपेन के लिए है, उसके बाद उसका ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। यानी ये वो वादे हैं जो शादी से पहले किए जाते हैं, फिर पूरे ना किए जाएं कोई बात। तो ठीक है, अब सवाल ये था कि 2013 का भी एक मंशूर था,
اس میں جو کچھ پاکستان تحریک انصاف نے صوبوں کے متعلق جو کچھ لکھا تھا، میں آپ کو ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں، اس پر 100% انحراف کیا گیا، 100% اس کے خلاف کیا گیا۔ ایک ایگریکلچرل ٹیکس کا ہی تو آئٹم ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ ایک منٹ جناب، ایک منٹ۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ جو پراپرٹی انڈر ویلیوڈ ہوگی اس کو میں قومی ملکیت میں لے لوں گا، یعنی مارکیٹ ریٹ پر ٹرانزیکشن ہوں گی، یعنی 15 کروڑ کی پراپرٹی 5 کروڑ میں نہیں بکے گی، کیونکہ تاکہ 10 کروڑ چوری کا پیسہ وہاں چلے جائے۔ اب انہی کے ساتھیوں نے کہا یار یہ کیا بات کر رہے ہیں ہم، 5 سال تک تحریک انصاف نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ایگریکلچر ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس اور صحت کا بجٹ اور تعلیم کا بجٹ، اس میں یہ لکھا ہوا تھا ہم 2015 تک جی ڈی پی کا 5% اور صحت کا کی مد میں 2.6% مختص کریں گے، یعنی ان دونوں مدوں میں 7.6% کرنا تھا۔ انہوں نے اتنا ہی کیا جتنا پنجاب اور سندھ نے کیا تھا، فرق کیا تھا؟ تو اگر 5 سال تعلیم پہ بجٹ پہ عمل نہیں کیا، صحت پر نہیں کیا، پراپرٹی پہ نہیں کیا، جو ہے جو پیسے ایماندار تھے، ایماندار تھے۔ اب وہ تو جو ہے نا ایماندار وہ چھوڑ دیجئے آپ، نہیں وہ انہوں نے کہا ہے ہماری اور پچھلی حکومتوں میں باقی جتنی آپ غلطیاں نکال لیں لیکن اوپر بیٹھا شخص ایماندار ہے، نہیں تو اس کے خلاف کوئی اسکینڈل نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں، یہ تو بات آپ کو ماننی پڑے گی نا۔ وہ باقی دونوں کے اوپر تو الزام ہے انفرادی۔ بھئی یہ انٹلیکچوئل کرپشن کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ اپنے یہ کہیں میں لوٹی ہوئی دولت واپس لاؤں گا اور اس کے بعد آپ یہ کہہ دیں کہ آف شور میں جو پیسے چوری کے ہیں ان کو وہیں رکھ لیں، کیا یہ نہیں ہوا پاکستان میں؟ ابھی اسد عمر کے زمانے میں کیا یہ قانون نہیں بنا، پارلیمنٹ نے اپروو نہیں کیا کہ لوٹی ہوئی دولت جو آف شور میں پڑی ہے پاکستانیوں کی وہ واپس مت لائیں؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نہیں وہ انہوں نے براہ راست نہیں کیا تھا، انہوں نے اختلاف کیا تھا اس چیز سے کہ نہیں کیا تھا، یہ مجھے وضاحت کر دیں تھوڑی سی۔ وہ انہوں نے پاس کیا ہے، پارلیمنٹ نے پاس کیا نا، تو یہ تو اس کے فیور میں نہیں تو بنایا کہ پریزیڈنٹ کس نے کیا تھا؟ اسد عمر صاحب نے جو سیکنڈ سپلیمنٹری بل پیش کیا تھا، جو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ لوٹی ہوئی دولت آف شور میں جو تھی وہ وہاں رہنے دیں، یہاں پر آپ انکم ٹیکس کمشنر آپ کو اسیس کر لے گا، ایک چیز۔ دوسرا میں آپ کو تاریخ بتا دیتا ہوں، 22 جنوری 2019 پرائم منسٹر سیکریٹریٹ نے ایف بی آر کو حکم دیا کہ ہم نے ضرور پہلے کہا تھا کہ جو ایمنسٹی سے جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے میں ان سے خلاف تحقیقات کروں گا، پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا تھا۔ اب جب وہ اقتدار میں آ گئے، ایف بی آر نے نوٹس ایشو کر دیے، تو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے 22 جنوری 2019 کو خط گیا کہ خبردار وہ نوٹسز واپس لیں، کیس کلوز کر دیں۔ تو لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کے جب آپ نے ختم کر دیا، ٹیکس آپ لگانا نہیں چاہ رہے، تعلیم اور صحت کا بجٹ جو ہے وہ آپ بڑھانا نہیں چاہ رہے، قرضے آپ لے رہے ہیں، تو پھر کیا بہتری آئے گی؟ مجھے ذرا سمجھا تو دے کوئی۔ یعنی 2023 میں خدا نخواستہ یہ ہم رو رہے ہوں گے کہ جناب معیشت تباہ ہو گئی، اب آئی ایم ایف کے پاس جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ کیا یہ 2023 میں نہیں ہوگا؟ کیا یہ 2008 میں نہیں ہوا؟ کیا 2013 میں نہیں ہوا؟ کیا 2018 میں نہیں ہوا؟ آج کون سی نئی پالیسی ہے؟ وہی سارے لوگ ہیں، آپ ذرا لسٹ منسٹرز کی ذرا لسٹ نکال کے دیکھ لیں، وہی وزیر خارجہ ہے، وہی وزیر خزانہ ہے، وہی اسٹیٹ بینک کا گورنر۔ ٹاپ کے اوپر لیڈرشپ فرق ہے، تو پھر وہ ان لوگوں کو کیوں لے کے آیا پھر جو یہ کام اس کے اگر یہ منشور تھا تو آپ کو تو ان لوگوں کو آنا چاہیے تھا۔ ابھی صدارتی نظام کی بازگشت ہے جس میں ٹیکنوکریٹ آئیں گے، تو ابھی تو آ گئے نا ٹیکنوکریٹ، اور کیسے ہمارے پاس بندے ہی نہیں ہے نا۔ آپ خود مان لیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، ہمارے پاس لوگ ہی نہیں ہیں۔ جب بھی اکانومسٹ کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں مجھے سرکاری عہدہ چاہیے نہیں، اور ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب بولتے نہیں۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ نہیں، میں آپ سے عرض کر دوں، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی قابل فائنانس منسٹر نہ ہو، صرف ایماندار ہو، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں پاکستان ترقی کر جائے گا۔ آپ نے وہ فیصلے کرنے ہیں جو پارلیمنٹ نے کرنے ہیں کہ اس نے ٹیکس لگانا ہے، ایمنسٹی نہیں لانی، تعلیم کا بجٹ بڑھانا ہے، پراپرٹی کی مارکیٹ ریٹ پہ کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک فگر دیتا ہوں، سپریم کورٹ میں یہ کہا گیا کہ بینکوں کے ذریعے ایک سال میں $15 ارب باہر چلا گیا، اور میں نے آپ کو فگر دیجئے کہ 23 برسوں میں قانونی طریقے سے $160 ارب چلا گیا، 23 برسوں میں۔ تو آپ کے ٹوٹل قرضے تو $105 ارب ہیں۔ کیا کوئی آدمی اس قانون کو تبدیل کرنے کی ہمت کر سکتا ہے؟ وہ فائنانس منسٹر کیا کر لے گا اس میں آ کے؟ آپ اس قانون کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، جو کیبنٹ میں بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں خبردار اگر اس کو ہاتھ لگایا ہم حکومت کو گرا دیں گے۔ ڈالر اور اقتدار، اس کے لیے فیصلے ہو رہے ہیں، آپ اس کو مان لیجئے۔ آپ کو کوئی جینیس نہیں چاہیے، آپ کو ایماندار آدمی چاہیے جو یہ کہے کہ جو میں نے کہا تھا اس پہ میں عمل کروں گا۔ ٹیکس لگائیں، تعلیم کا بجٹ بڑھائیں، مائکرو فائنانس لوگوں کو دیں، ایگریکلچر کی طرف توجہ کریں، قرضے لینا ذرا کم کریں، ریمیٹنس کو جو ہے وہ آپ سرمایہ کاری میں استعمال کریں۔ اگر یہ آپ نہیں کرتے تو آپ تو آگ سے کھیل رہے ہیں۔
ہمیں تو IMF اور فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس آپ کو گھیر رہا ہے، یہ ہمیں ہوش ہی نہیں ہے. ہم سیاست میں لڑے ہوئے ہیں. امریکہ نیو گریڈ گیم کے تحت پاکستان کی گردن کے گرد ایک گھیرا تنگ کر رہا ہے. میں اس خطرے کی طرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، آپ نے بہت تہلکہ خیز گفتگو کی آج، آؤں گا غیر روایتی انداز کے اندر، اور یہ ایک مخصوص آپ تھوڑا سا کریڈٹ مجھے بھی دیں کہ میں اس کے لیے ذمہ دار ہوں کہ آپ کو اس طرح سے تیش دلایا. لیکن پھر بھی جو آپ کی باتیں تھیں ان میں بہت زیادہ وزن تھا، چاہے ان سے متفق ہوں لوگ نہ ہوں، میں متفق ہوں یا نہ ہوں، دونوں صورتوں کے اندر باتیں جو تھیں بہت ہی تہلکہ خیز تھیں. یہاں پر ناظرین وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. علی ناصر، ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.